Hello dear student, today we discuss about supply of money. Supply of money is a stock concept. ये मैं सेकंड चैप्टर में भी आपको बता चुकी कि सप्लाई ऑफ मनी है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड में कंट्री के पास या पीपल जो हैं कंट्री के उनके पास होती है, अवेलेबल होती है, हेल्ड कर सकते हैं वो अपने पास, इसीलिए मनी सप्लाई है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो मनी के सप्लायर हैं जैसे कि गवर्नमेंट है और हमारे कमर्शियल बैंक है, ये मनी के सप्लायर हैं, इसीलिए उनकी ये स्टॉक कॉन्सेप्ट में हम ऐड नहीं कर सकते। Supply of money is a stock concept. It refers to total stock of money of all types held by the people of a country at a point of time. It is important to note that supply of money does not include stock of money held by the government, stock of money held by the banking system of a country, यानी कि जो स्टॉक गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम कंट्री अपने पास हेल्ड करते हैं उसको हम मनी की सप्लाई में यानी कि स्टॉक कॉन्सेप्ट में काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री आर सप्लायर ऑफ money. The stock of money held by the supplier of money is never treated as a part of supply of money in the country. इसमें हम उसका पार्ट उसको नहीं ऐड करते। उसके बाद है बेटा मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए 4 एलिमेंट है, M1, M2, M3, M4। आपके सिलेबस में M1 है इसीलिए हम M1 को डिटेल से पढ़ेंगे। M1 में आता है C प्लस DD प्लस OD। C रिप्रेजेंट करता है बेटा करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक। करेंसी में हमारे पेपर करेंसी भी आ सकती है, कॉइन्स भी आ सकते हैं, जो भी कैश की फॉर्म में जो हमारे पीपल हैं या पब्लिक है अपने पास रखती है उसको बोलते हैं C। DD डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जितने भी बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक में अपना डिपॉजिट रखते हैं पैसा, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट होते हैं बेटा RBI के साथ। RBI में जो पब्लिक है वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, RBI के साथ डायरेक्ट लेन देन नहीं कर सकती। RBI कमर्शियल बैंकों के जो पब्लिक है वो कमर्शियल बैंकों के पास जाएगा, कमर्शियल बैंक RBI के साथ डील कर सकते हैं। जो RBI है वो कमर्शियल बैंकों को लोन भी दे सकती है, RBI है वो कमर्शियल बैंकों को पैसा भी प्रोवाइड करती है CRR अपने पास रख के, मतलब उसका एक फॉर्म है। जब हम RBI के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब मैं करवाऊंगी आपको। लेकिन जो RBI में अदर डिपॉजिट में RBI में फिर डिपॉजिट कौन करवा सकता है, एक ये भी तो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है ना कि अगर कमर्शियल बैंक RBI में डिपॉजिट नहीं करवा सकते, जो पब्लिक है वो RBI में डिपॉजिट नहीं करवा सकते, तो RBI में डिपॉजिट कौन करवा सकता है? तो बेटा RBI में जो डिपॉजिट करवा सकते हैं वो है नाबार्ड बैंक। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। RBI में डिमांड डिपॉजिट करवा सकते हैं फॉरेन के सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक RBI है वैसे ही फॉरेन में हर एक कंट्री का अलग एक सेंट्रल बैंक होता है, उसका अपना अलग नाम होता है। उसी तरीके से इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सब हैं जो RBI के साथ डिपॉजिट करवा सकते हैं, अपने RBI में अपने डिमांड डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो M1 में हमारा क्या आएगा C प्लस में DD प्लस में OD। C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, D का मतलब है डिमांड डिपॉजिट पीपल बाय द कमर्शियल बैंक, एंड DD का मतलब है अदर डिपॉजिट विद RBI। तो RBI में डिपॉजिट करवा सकता है हमारी कंट्री का नाबार्ड बैंक, अदर कंट्री के सेंट्रल बैंक्स एंड हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF की फुल फॉर्म है बेटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए मनी की जो है वो व्यवस्था करती है। जैसे कोई ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन आ गई है, कोई ऐसा रीज़न आ गया जिसकी वजह से किसी कंट्री को पैसा चाहिए तो IMF उसको पैसा देता है। कुछ एक इसने अम्ब्रेला बकेट बना रखी है उसके अकॉर्डिंग भी ये पैसा प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक है ये भी ऐसा यही काम करता है, दूसरे कंट्रियों के साथ पैसा देने का, पैसा लेने का, आपस में लोग ट्रेड करते हैं तो उस पर टैक्स भी नहीं लगता। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरे दुनिया के लिए पैसे के लेन देन के लिए काम करते हैं, किसी देश को उधार भी देते हैं, किसी देश की हेल्प भी करते हैं किसी हद तक, किसी देश के पैसे डिपॉजिट भी रखते हैं इसमें। तो ये हर एक देश इस जो है IMF का और वर्ल्ड बैंक का मेंबर होता है। जैसे अब फिलहाल एट प्रेजेंट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक है उनके 169 जो मेंबर हैं कंट्री अभी भी मेंबर हैं, इंडिया भी उनका मेंबर है। जो कंट्री इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मेंबर होती है इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। जैसे अब कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो कोविड के टाइम पे ही जो IMF है और वर्ल्ड बैंक है वो हर एक कंट्री की हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि मनी की सप्लाई कौन करता है? सप्लाई और मनी सेंट्रल बैंक है,
कमर्शियल बैंक है एंड गवर्नमेंट है। सेंट्रल बैंक कैसे करता है, मैंने पहले भी बताया था। सेंट्रल बैंक एक सिस्टम को फॉलो करके मार्केट में करेंसी को लेके आता है, पेपर करेंसी को मार्केट में लेके आता है। इन इंडिया आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में पूछते हैं आरबीआई किस सिस्टम को फॉलो करके मार्केट में पेपर की करेंसी लेके आती है। तो आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के को फॉलो करके मार्केट में पेपर की करेंसी लेके आती है। अंडर दिस सिस्टम रिजर्व बैंक मेंटेन ए मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज ऑफ दिस रिजर्व्स। वैल्यू ऑफ द गोल्ड मस्ट टू बी 115 करोड़ एंड जो फॉरेन की करेंसी है वो 85 करोड़ के रूप में रखती है। यानी कि 200 करोड़ टोटल उसको रखना होता है, जिसमें से बेटा 115 करोड़ का वो गोल्ड रखती है और 85 करोड़ की फॉरेन की करेंसी रखती है अपने पास। तब जाके आरबीआई नई पेपर करेंसी मार्केट में लेके आती है। आरबीआई सिस्टम को फॉलो करके पेपर करेंसी मार्केट में लेके आती है, वो सिस्टम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी की सप्लाई करता है वो देखो। कमर्शियल बैंक आर द सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि सेकंड महत्वपूर्ण सोर्स है ये मनी सप्लाई का। अनलाइक द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे हमें। आरबीआई एक ऐसी अकेली अथॉरिटी है जिसको करेंसी इशू करने का मतलब करेंसी इशू कर सकती है, उसके पास अथॉरिटी है या वो राइट्स हैं उसके पास करेंसी इशू करने के। लेकिन कमर्शियल बैंकों के पास कोई राइट्स नहीं होता करेंसी इशू करने का। कमर्शियल बैंकों में आते हैं जैसे पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बैंक कमर्शियल बैंक है। जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक है, एक देश का सेंट्रल बैंक एक ही होता है बेटा। कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट इशू नोट्स, कोइंस, येट दे आर सप्लायर ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक है, नोट इशू तो नहीं कर सकता लेकिन मनी की सप्लाई कर सकता है डिमांड डिपॉजिट के थ्रू। बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, मैं आपको समझाती हूँ। हाँ जी बेटा, तो जो हम ना कमर्शियल बैंकों में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, मान लो मैंने ना 1000 रुपीज़ कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं पीएनबी में, किसी भी बैंक में आप ले लो, मैंने पीएनबी का एग्जांपल दिया है। तो उसका ना कमर्शियल बैंक का मनी क्रिएशन करने का एक फार्मूला होता है 1/CRR। ये CRR 10% है। 1000 रुपये का 10% हो गया हमारा 100 रुपये। तो कमर्शियल बैंकों को कंपलसरी है बेटा कि वो 100 रुपये अपने पास रखेगी, बाकी जो पैसे हैं वो लोन पे दे देगी। 1000 में से 900 उसने लोन दे दिया और 100 रुपये अपने पास रख लिया SLR के रूप में, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, जो उसको अपने पास कंपलसरी होता है बेटा रखने के लिए। अब जो 900 रुपये है किसी को मैंने तो जमा करवा दिया 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कोई टाइम पीरियड अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो क्या ये पैसा वो अपने पास रखेगा? नहीं ना, वो किसी दूसरे इंसान को उधार दे रहा है तो वो फ्री में नहीं देगा। 80%, 30% कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट पे देगा। जब उसको रिटर्न मिलेगा या तो 950 मिलेगा या 1000 रुपीज़ मिलेगा। तो वो 900 से अगर 1000 मिले तो वो 100 रुपीज़ कमा रही है, अगर 950 मिलेंगे तो 50 रुपीज़ भी कमा रही है। ये जो एक्स्ट्रा पैसे वो कमा रही है वो मनी की सप्लाई में हेल्प करता है, यानी कि वो मनी की क्रिएशन कर रही है। ऐसा मैंने एक इंडिविजुअल पर्सन की सिर्फ 1000 रुपीज़ का एग्जांपल, ऐसा तो नहीं है ना कि कमर्शियल बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट होते हैं, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपीज़ उसमें जमा होते हैं, उन पे वो इंटरेस्ट बनता है, मनी की क्रिएशन होती है, जो कमर्शियल बैंक मनी की सप्लाई करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद बेटा लास्ट है, गवर्नमेंट इज़ द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द country. In India, the Ministry of Finance issues 1 rupees note and the coin of all demonstrations. जितने भी कॉइन्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया छापती है बेटा। हमारी जो भारतीय वित्त मंत्रालय है वो 1 रुपये का सिक्का हो या जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे के सारे कॉइन्स हैं वो कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ब्लैक मनी कॉन्सेप्ट है बेटा ब्लैक मनी वो मनी होती है जिसका कमर्शियल बैंकों के पास या गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक मनी। सॉरी ये तो बैंक मनी है, ब्लैक मनी के बारे में मैं बता रही हूँ। बैंक मनी वो कंसेप्ट है जिसका सरकार के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, वो ब्लैक मनी है। वाइट मनी वो मनी होती है जिसका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है। अब बैंक मनी और हाई पावर्ड मनी में डिफरेंस देखो क्या है। बैंक मनी
रेफर टू डिमांड डिपॉजिट, जितने भी डिमांड डिपॉजिट बैंक में होगा पैसा वो बैंक की मनी है। हाई पावर्ड मनी में सब कुछ जुड़ता है बेटा, सी प्लस डी प्लस ओ बी अदर डिपॉजिट। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक भी आता है इसमें, कैश रिजर्व बाय द कमर्शियल बैंक भी आता है, और डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई भी इसमें शामिल करेंगे तो ये हाई पावर्ड मनी होगा। तो यहाँ पे मुझे बैंक की बजाय ब्लैक मनी दिखा था, तो वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। ब्लैक मनी वो मनी जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होता, वाइट मनी वो मनी जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है, बैंक मनी वो मनी जो बैंक में डिपॉजिट होता है। हाई पावर्ड मनी में तीनों कॉन्सेप्ट आएंगे, सी प्लस ओ डी प्लस डी डी, इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी या एग्रीगेट मनी कॉन्सेप्ट। थैंक यू बेटा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका, तो इसको डिटेल से स्टडी करना। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूँगी। थैंक यू सो मच।